अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रौनक के इफ्तार। मैं हूँ आयशा अब्रार और मेरे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद सिद्दीकी और हम आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हैं 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारी ये ख़ास ट्रांसमिशन, जिसमें आप देख सकते हैं कि मज़ेदार सी रेसिपीज़ क्या होनी चाहिए सहरी के लिए, अफ्तार के लिए। और भाई कराम हमारे साथ होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे हम करते हैं बात और ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से भी हम करते हैं बात। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है एतकाफ़। आप चाहें तो हमें कॉल्स भी कर सकती हैं जब हमारे उलमा कराम का सेगमेंट होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि जवाद एक अच्छी सी बात आज आप शेयर करें। मैं कोशिश करता हूँ, आपने भारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी है, लेकिन एतकाफ़ नाज़रीन उसके ऊपर उसके जो मसाइल हैं, उसके जो फ़ज़ाइल हैं, उस पर यकीनन हम उलमा से रहनुमाई हासिल करेंगे। लेकिन एक इशू आयशा जिसके ऊपर मुझे लगता है हम जितनी बात करें कम है और हमें उस पर तवातुर से बात करने की ज़रूरत है, वो है फ़ी ज़माना टॉलरेंस, यानी हमारी बर्दाश्त। सही। और आप आए रोज़ सड़क पर आपको एक ना एक ऐसा वाक़या, किसी न किसी की एक बात ऐसी मालूम होती है, सुनने को मिलती है, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि हमारे यहाँ बर्दाश्त का जो मादा है वो किस कदर कम है। और ये टॉलरेंस अगर मेरे आपके कुछ लेन देन के मामले में आयशा, तो इसकी एक अलग शक्ल होगी, इसकी इम्प्लिकेशंस अलग होंगी। लेकिन बतौर सोसाइटी हम जब बैनुल फ़िरका इस बर्दाश्त का इत्तलाक देखते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और नाज़रीन, ये जो टॉलरेंस है, बर्दाश्त है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप किसी से इख्तलाफ नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप इख्तलाफ करेंगे लेकिन एक बाइज़्ज़त तरीके से करेंगे। हम देखते हैं आयशा के खुसूसन जब ये मजहबी हवालों से बर्दाश्त का जिक्र आता है तो एक राय उभरती है कि जी शायद बर्दाश्त का मतलब ये है कि आपके अकायद कमज़ोर हैं, आपका ईमान कमज़ोर है। लेकिन हमारी दानिश में और ये कहा गया है, ये मुफक्किरीन ने लिखा है कि ऐसा नहीं है कि बर्दाश्त का मुज़ाहरा करने से आपके ईमान या आपके अकायद की कमज़ोरी झलकेगी। सिर्फ ये झलकेगा कि आपके ईमान ने, आपके अकायद ने आपको एक मुख्तलिफ राय रखने वालों से कैसा सलूक करना सिखाया है। ये है बर्दाश्त का मुज़ाहरा। और एक ऐसी सोसाइटी जैसी हमारी आयशा, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले इसमें बसते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ अकायद के लोग इसमें बसते हैं। अगर इस सोसाइटी में क़ुव्वत बर्दाश्त या टॉलरेंस नहीं होगी नाज़रीन, तो खुदा न खास्ता हमारे यहाँ अमन सुकून नहीं आ सकता। एक ऐसी सोसाइटी में टॉलरेंस इज़ द वे टू गो। बिल्कुल। और जवाब, जैसे भी आपने कहा है कि जितनी भी डिफरेंट जगहों से बिलोंग करने वाले लोग जब एक साथ रहते हैं, उनकी कास्ट अलग है, उनका रिलीजन अलग है, उनका बिलीफ अलग है, और पॉलिटिकली भी, रिलीजियसली भी, तो जब आप किसी की बात सुनते हैं और आप बहुत सारे लोगों की बात जब सुनते हैं, एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट करते हैं और एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन होता है, तभी जाके हमारी सोच भी थोड़ी सी वसी होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो बात हम सोच रहे हैं, जो बात कोई और इंसान सोच रहा है वो सही ही हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई टॉलरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कल्चर ऑफ डायलॉग, हमारे यहाँ डायलॉग में कि जो भी आप सोचते हैं वो बोल पाएँ, शेयर कर पाएँ। हमने डॉन न्यूज़ की टीम ने एक किया अच्छा सा काम, और ऐसा हो नहीं सकता कि रमज़ान का महीना और हम एक अच्छा सा काम करें और आपके साथ उसको शेयर ना करें। हम गए खाना घर और वहाँ पे जाके हमने देखा कि किस तरह से ये लोग सोसाइटी को कर रहे हैं हेल्प, हम भी बने उसका हिस्सा। आइए चलकर देखते हैं और इसके बाद फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आने के बाद आपको करेंगे दोबारा से ज्वाइन। आइए चल कर देखते हैं। मेरा नाम परवीन सईद है और मैं गुज़श्ता 15 साल से खाना घर चला रही हूँ। इसको चलाने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों की भूख को मिटाया जा सके। स्टार्टिंग में 2 रुपए में खाना देना शुरू किया था ताकि लोग खरीद कर खाएं और उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। खाना घर का क़याम उस सूरत में आया जब एक माँ ने सरजानी टाउन में अपने 2 बच्चों को मार दिया था, महज इसलिए कि वो 2 दिन से भूखे थे और वो उनको खाना नहीं दे रही थी। वही बात, वही वाक़या जो है वो मेरी तब्दीली का बाइस बना और फिर मैंने सोचा कि हमें अपने तौर पर किसी को खाना देना है, किसी को आटा देना है। ये सिलसिला अपने घर से शुरू किया था और जब शुरू किया था तो 2-3 लोग थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4000 से ज़ायद अफराद रोज़ाना खाना घर से खाना खाए। रमज़ानों में हमारा सिलसिला शुरू रहता है और उसमें हम राशन देते हैं, ईद के कपड़े देते हैं, किसी बीमार का इलाज करवा देते हैं।
जितने भी हमारे पास रकूम आती रहती है, रोज़ा खुलवाते हैं, खाना खिलाते हैं, ये सिलसिला पूरे रमज़ान जारी रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना घर के ज़रिए लोग जो है बड़ी तादाद में फैज़याब हो रहे हैं और कोशिश हमारी यही होती है कि लोग जो है वो यहाँ से पेट भर के जाएं। अगर कोई अब 3 रुपये है, लेकिन अगर कोई 3 रुपये भी नहीं दे सकता तो वो खामोशी से बैठकर जा सकता है खाना खाकर। और बहुत सारे लोग इनलेस हैं जो 3 रुपये भी नहीं दे सकते, तो उनको हमारे इदारे ने फ्री किया हुआ है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम जितनी ज़्यादा कोशिश कर सके, जितने ज़्यादा हम मुतहरिक हो सके लोगों की भूख को मिटाने के लिए। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि गरीब की गुर्बत को मिटाया जा सके, उसके 2 वक्त के खाने को यकीनी बनाया जा सके। मैं तो काफ़ी अरसे से यहाँ पे आ रही हूँ, कम से कम 12-13 साल हो गए जब से इन्होंने खोला है। और जब से मेरा ये रात डले हैंगे, पाँव का एक्सीडेंट हुआ ना, दोनों पाँवों की हड्डियाँ टूटी हुई हैं मेरी। खाना भी लेकर जाती हूँ, राशन भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, महीने में मुझे खर्चा भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। हाँ, हर महीना मेरे पैसे बांधते हैं, 1000 रुपये महीना, और तो कोई सहारा है नहीं। मुझे पैसे भी मिलते हैं, मुझे राशन भी मिलता है, रोटियाँ भी मिलती हैं, सब कुछ मिलता है। मेरी पोती की शादी में मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे कोई कमी नहीं है। अल्लाह करे तो इनको दुनिया में ज़्यादा जन्नत की करावे, इनको करावे, इनके खानदान को कराए और नदीम बेटा को कराए। नदीम बेटा भी मेरा बहुत अच्छा है, मेरा गुजारा इन लोगों से हो रहा है। उस दिन मैं राशन लेके गई हूँ, 4-5 रोजे को वहाँ से लाई हूँ इनके घर से, जब मेरे घर में आटा भी नहीं था। जब से खाना घर बना है, मैं जब से आंटी के साथ काम कर रही हूँ। हम लोग पहले तो खाना घर ही था, खाली रोटी 2 रुपए की रोटी, सालन फ्री था। उसके बाद 3 रुपए की रोटी हो गई है। फिर ये दरखास्तों का काम करती हूँ मैं, राशन बनाने का, पैकेट वगैरह जो बनते हैं, लेडीज़ कपड़ों का करते हैं, शादी ब्याह होती है बच्चियों का वो करते हैं। शादी के लिए 3 महीने पहले दरखास्त देते हैं लोग, तो उनको फिर देखा जाता है घर जाके कि सही है ये, तो उसके फिर बच्ची की शादी में मदद करते हैं। पूरा देते हैं या फिर जो उनकी डिमांड होती है वो कर देते हैं। फिर कोई अल्लाह ना करे किसी के यहाँ डेथ हो गई है, नहीं है उसका कुछ, वो सारा देख कर आते हैं, वो करते हैं। रमज़ान में हम लोग 1 महीने पहले ही जो खाना घर से खाना खा रहे हैं, वो लोग जो हैं 1 महीने पहले हमें अपनी दरखास्तें दे देते हैं। उस पर हमारे ID कार्ड समझ लीजिए, कार्ड बना देते हैं, राशन कार्ड जिसे कहते हैं, वो बन जाते हैं। और दूसरे रमज़ान को पहला राशन होता है जो इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 450 फैमिलीज़ को दूसरे रमज़ान को दिया गया। तीसरे रमज़ान को तकरीबन 200 फैमिलीज़ को दिया गया। और फिर इसी तरह तीसरे दिन छोड़ के चौथे को हमने अफ्तारी कराई, लोगों को खाना खिलाया और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहेगा। आज हमारी 5वां खाना राशन तकसीम हो रहा है और इंशाअल्लाह इसके साथ ही अफ्तारी का भी इंतज़ाम है और बच्चों के कपड़े, बूढ़ों के कपड़े और बुज़ुर्गों के कपड़े, आज ईद के कपड़े राशन के साथ इन ख़वातीन और मर्द को और बच्चों को पहुँच जाएंगे। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में रेसिपी हम रोज़ बनाते हैं, लेकिन हमारे शेफ़ लमान मलिक की ख़ासियत ये है कि आप उनसे आज फरमाइश करें और वो कल हो जाती है पूरी। तो कल हमने एक फरमाइश की थी और वो कर रहे हैं पूरी, क्या कर रहे हैं जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। कल हमारे पास एक फरमाइश आई थी झींगा कढ़ाई की, तो हमने सोचा कि उसको आज पूरी कर दें और आज हम बनाने जा रहे हैं झींगा कढ़ाई। झींगा कढ़ाई, ठीक है। जवाद भी आज खुश है। आज जवाद तो बहुत ज़्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं मुझे। देखिए मुझे खुशी दोहरी हो गई, एक तो आप झींगा कढ़ाई बनाने जा रहे हैं, ठीक है, दूसरा पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। कमाल की बात है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा। बज़ाहिर मेरी तो ख्वाहिश भी यही है। अच्छा, मेरी आपसे दरखास्त है कि जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होना उस दिन आप कुकिंग कीजिएगा, मुझे ऑफ दे दीजिएगा। अच्छा जवाब ये वैसे होना चाहिए कि उस दिन मैं कुकिंग करूंगा। जी बिल्कुल, तो और मुझे ऑफ दे दीजिएगा। उस दिन आप खाना घर से लाएंगे सब क्या? भाई आप लोग रेसिपी नोट नहीं कीजिएगा, जवाब भाई अपना शौक पूरा करेंगे और अगले दिन आगे मैं 2 रेसिपीज बना दूंगा। अच्छा, हम ऐसा कर लेते हैं, अगर पाकिस्तान फाइनल जीत जाता है इंशाल्लाह,
तो हम ऐसी कुछ फरमाइश आपकी चले सही है, ये भी सही है कि अगर जीत जाएगा तो फिर जवाद अहमद सिद्दीकी बनाएंगे कोई बहुत ही अच्छी सी चीज़। तो जवाद ने ये बड़ा सोच समझ के जो है वो बोला है कि अच्छा अगर ऐसा हो गया, जिसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, लेकिन लेट्स सी। और अभी चलते हैं हमारी रेसिपी की जानिब। अच्छा, आप लोग हमें कॉल्स भी कर सकती हैं, फैट बर्गर के वाउचर्स हैं हमारे पास, हम एक आसान सा सवाल करेंगे और उसका जवाब दे के आप हासिल कर सकती हैं फैट बर्गर की तरफ से वाउचर्स भी। चलते हैं रेसिपी की जानिब जो कि है झींगा कढ़ाई। जी, हमारी रेसिपी बहुत सिंपल सी है, झींगा कढ़ाई जैसा कि नाम है, हम लोग यूज़ करेंगे झींगा, लेकिन जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे झींगे उनको हम बहुत छोटे वाले हैं, श्रिम्प्स ऑलरेडी साफ़ हुए हुए हैं। साफ़ करने का तरीक़ेकार मैं किसी दिन और बताऊंगा आपको। ठीक है। ये बिल्कुल फ्रेश वाले हैं जो बिल्कुल फ्रेश अवेलेबल होते हैं। कुछ जैसे मैंने बताया कि IQF मतलब बर्फ़ में भी होते हैं, कुछ फ्रेश होते हैं। तो आपने करना ये है कि आपने हम चाहेंगे कि ज़रा इनको हम देखें, गौर से देखें। मैं अपने इस तरह दिखाई देंगे कि ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है। अगर ये श्रिम्प्स हैं, यानी कि ये छोटे वाले प्रॉन हैं। सही है। अच्छा बताओ मजे की बात, जितना छोटा प्रॉन होगा उतना ज्यादा जायका होगा, उतना ज्यादा लजीज होगा। और इसमें हम प्रॉन की कोई तेल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना? ये छोटे वाले प्रॉन में तेल होती ही नहीं है। ठीक है, तो हम इसके रिमूव करेंगे नहीं क्योंकि तेल होती ही नहीं है। और यहाँ पे मसाला ऑयल थोड़ा सा पास कीजिएगा प्लीज। ठीक है, हम इसमें इस्तेमाल करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल का, और यहाँ पे हम करेंगे ऑयल यूज। डालडा कुकिंग ऑयल शेफ हम इसमें कितना शामिल कर रहे हैं? 3 टेबलस्पून। 3 खाने के चमचे डालडा कुकिंग ऑयल हम करेंगे इस्तेमाल। और प्रॉन्स हमारे पास मुझे लग रहा है 500 ग्राम लग रहा है मुझे। ये तकरीबन 500 से 600 ग्राम है। 500 से 600 ग्राम, आधा किलो। सबसे पहले अच्छा, नो लहसुन, नो अदरक, नथिंग? लहसुन अदरक जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद। अच्छा, अब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सिर्फ झींगे हैं और नमक है जिसको हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टर फ्राई। अच्छा शेफ, जब तक आप इसको स्टर फ्राई कर रहे हैं, आप साथ में ये भी बताएं कि जब हम इसका मसाला बनाते हैं, चाहे वो कढ़ाई हो या हांडी हो, तो वो इसी में बनाएंगे या प्रॉन्स को अलग फ्राई करके पहले निकालेंगे? हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। सही है। अगर आप चाहें तो आप अलग कढ़ाई में मसाला बना के ऐड कर दीजिए। नहीं, चूँकि प्रॉन बहुत डेलिकेट डिश ओवर हो जाती है। मेरी रीज़न फ्राई करने की इसको ये है कि इससे एक प्रॉन का बेहतरीन से टेक्सचर आ जाएगा। सही है। और चूँकि टमाटर हमारे ऑलरेडी बॉइल्ड हैं, सही, तो हम लोगों ने इसके अंदर टमाटर जो ऐड करेंगे उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ मसाले ऐड करने हैं, स्टर करना है और उसको बाहर करना है और उसको सर्व कर देना है। मिसेस फैसल हैं कराची से, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगी? अल्लाह का शुक्र है, बहुत ठीक। मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, और आपके शेफ भी बड़े अच्छे रेसिपी बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मिसेस फैसल, आप फरमाइश करना चाहेंगी या हमारे सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। ठीक है, सवाल मैं आपसे करती हूँ। फैट बर्गर के लिए सवाल है कि मक्की सूरह कितनी है, उनकी तादाद क्या है? मक्की सूरह कितनी है? 86। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और अगर आपका जवाब सही होगा तो शो के आखिर में हम बताएंगे कि विनर्स कौन कौन है फैट बर्गर के वाउचर्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और यहाँ पर प्रॉन्स पकड़ रहे हैं तेज आंच के ऊपर। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे बॉयल हुए हुए चॉप हुए हुए टमाटर। ठीक है, उबले हुए चॉप हुए हुए टमाटर, तकरीबन 3-4 टमाटर हैं ये। 3 से 4 छोटे खल के टमाटर ऐड कीजिएगा। ठीक है, पहले से हमने उबाल के रखा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारी कढ़ाई बनने में। ज़बरदस्त। उबाल के हमने इसके छिलके उतार लिए हैं और इसको बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। ठीक है। अच्छा शेफ, अभी आप इसमें कोई मसाले और ऐड कर रहे हैं? अभी मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगा। ठीक है। और फिर हम जाएंगे जवाद के पास। हम चाहेंगे कि आप सूरत हाल जानने। लवाना, हमें ये भी बताएं कि सी फूड ये सारा साल किसी भी महीने में खाया जा सकता है? वैसे हमारा अलमिया ये है कि कराची जो कि कोस्टल एरिया है, हमारे पास समुंदर हमारे बिल्कुल बराबर में ही है, लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा ट्रेंड जो है वो चिकन का है, सी फूड का नहीं है। अगर सी फूड के फ़वाइद लोगों को पता चले तो लोग मेरे ख्याल से चिकन की हड़ताल पे चले जाएं और सी फूड पे आ जाएं। उसकी एक वजह सी फूड की कीमत भी हो सकती है। कीमत भी हो सकती है, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली भी बात है, क्योंकि फिश तो कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जितनी महंगी नहीं भी होती हैं वैसे। हर मछली महंगी नहीं होती। अगर आप हीरा लेने जाएंगे, अगर आप फ्रेश हीरा ले रहे होते हैं तो मेरे ख्याल से 750 रुपये किलो तक मिल रही होती है। मेरा सवाल ये था कि हम साल के किसी भी महीने में, क्योंकि एक राय ये है कि मखसूस महीनों में सी फूड आपको शायद नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा सेहतमंद नहीं है, सेहत अफजा नहीं। जून, जुलाई, अगस्त, कुछ महीने ऐसे होते हैं जिन पे सी फूड की शॉर्टेज होती है। जैसे कि अभी जो चल रहा है सीजन, इसमें प्रॉन्स की शदीद शॉर्टेज, शदीद। इसका मतलब कीमत ज़्यादा होगी। कीमत ज़्यादा बिल्कुल, डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर, कीमत थोड़ी ज़्यादा होगी। अच्छा जी, हम इसमें ऐड करेंगे हमारी
कुटी हुई लाल मिर्च। और कोई मसाला भी आप ऐड करेंगे? नहीं, और कुछ भी ऐड नहीं करूँगा। चलिए जी, तो जवाद ओवर टू यू। थैंक यू। और हमारे साथ अब्दुल गफ्फार, डॉन न्यूज़ के हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क मौजूद हैं। अब्दुल गफ्फार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज एक तो बांग्लादेश और इंडिया का नाज़रीन सेमीफाइनल जारी है और इसमें से जो फातेह है उसको पाकिस्तान से चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में टकराना है। सो इससे पहले कि हम गुज़श्ता कल का जश्न मनाएं पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड, आज के मैच की लेटेस्ट सूरत हाल क्या है? देखिए, बांग्लादेश ने 264 रन बनाए 7 विकेटों पर पहले बैटिंग करते हुए, और यकीनी तौर पर कम टारगेट है क्योंकि इस टूर्नामेंट में जिस तरह भारत की फॉर्म रही है या बाकी टीमों ने जो चेस किए हैं पाकिस्तान के अलावा, तो 264 रन का टारगेट कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं किया उन्होंने। लेकिन क्योंकि एक प्रेशर मैच है तो बांग्लादेश अगर विकेट ले लेता है एक आध तो शायद प्रेशर डाले, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बांग्लादेश ने कोई बहुत बड़ा स्कोर किया जिस पर वो फिर भारत को दबाव में ला सकें। और आपको लग रहा था कि बांग्लादेश इससे बेहतर कर सकता था एक पॉइंट पे जब उनके 3 खिलाड़ी आउट थे, 150 से ज़्यादा रन थे उनके? बिल्कुल, 2 आउट थे जिस पर मुशफिकुर रहीम और तमीम इकबाल की 100 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप हुई, तो लग ही रहा था कि बांग्लादेश कम से कम 300 रन करेगा। लेकिन अगेन इंडिया की जो बॉलिंग जिसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इसी तरह किया था कि जब एक अच्छी पार्टनरशिप के बाद जब उनको ब्रेक थ्रू मिला तो उन्होंने फिर 1 या 2 विकेटों पर निसार नहीं किया, उन्होंने रेगुलर स्ट्राइक किए और आज भी ऐसा ही हुआ और बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर सका बांग्लादेश। तो अगर अब इंडिया जैसी बैटिंग लाइन को डिस्टर्ब करना है तो बांग्लादेश के पास वो कौन सा हथियार है ऐसा? देखिए, टू बी ऑनेस्ट उनकी बॉलिंग लाइन उनका सबसे वीकेस्ट पॉइंट है। वो अपनी बैटिंग से ही प्रेशर डालते हैं या उनके बाद बैट्समैन अच्छे हैं जो वर्ल्ड क्लास है, तमीम है, मुशफिकुर रहीम है, इसके अलावा शाकिब अल हसन है। तो शाकिब एक ऐसे स्पिनर है जो मिडल ओवर्स में आके ना एक अच्छे बैट्समैन को कंटेन करते हैं और विकेट लेते हैं। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान है वो हैं, इसके अलावा जो उनके कैप्टन हैं वो कुछ जो है वो जा सकते हैं मुशर्रफ मुर्तज़ा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई एक कंबाइंड जो बॉलिंग यूनिट के अंदर एक होता है ना पाकिस्तान ने किया कि फास्ट बॉलर अच्छे हैं, स्पिनर अच्छा है, पार्ट टाइमर भी आ रहा है तो वो भी वसीफ जो है वो कंटेन कर रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, वो क्वालिटी बांग्लादेश के पास नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना क्रिकेट इज़ अ फनी गेम, कुछ भी हो सकता है क्योंकि एक डू एंड डाई सिचुएशन है। इंडिया पे प्रेशर अभी तो नहीं है क्योंकि वो कॉन्फिडेंट साइड है, उनको 265 रन चेस करने को प्रॉब्लम नहीं है। मैटर इज कि 265 ऐसा टारगेट शायद इंडिया के लिए नहीं है कि बांग्लादेशी बॉलर्स तो बहुत बासहूलत इसका डिफेंस कर पाए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इंडिया इसको चेस डाउन कर लेगा और अनलेस कि कोई बहुत रैश शॉट वो खेलें, कोई एक रन आउट हो जाए, कोई बहुत ब्रिलियंट कैच पकड़ ले, बांग्लादेश को 110% कारकर्दगी दिखाना होगी। 100% से भी काम नहीं चलेगा। कोई आउट ऑफ स्किन किस्म की आपकी फील्डिंग जो है वो फिट नज़र आ जाए, कोई बहुत माइंड ब्लोइंग किस्म का कैच रन आउट कोई कर ले, मतलब एक सरप्राइज सेक्टर। लेकिन अगर नॉर्मल क्रिकेट होती है जैसे बांग्लादेश खेलता आ रहा है तो और जैसे इंडिया खेलता है और जैसे इंडिया खेलता है, तो लमान अगर आज सरप्राइज नहीं है या इंडिया सरप्राइजिंगली बुरा नहीं खेलता तो आप तैयार हैं पाकिस्तान बामुकाबला भारत फाइनल के लिए? देखिए, मैं चूँकि जानता हूँ कि जब से मैं क्रिकेट इंडिया को देख रहा हूँ, अभी जब से महेंद्र सिंह धोनी ने कैप्टनसी ली है इंडिया की, इंडिया को एक अलग मुकाम पे पहुँचाया उन्होंने। और अब कोहली तो फिर आपको पता है माहिनाज बैट्समैन है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे दिलचस्प सूरत हाल हो नहीं सकती 100%। और उसके बाद आप देखेंगे कि जवाद खाना बनाएंगे या जवाद खाना नहीं बनाएंगे। ये पहला मौका है जब मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ कि मुझे खाना बनाने का मौका मिले। चलें, बेहतरीन कंडीशन आपने बड़ी सख्त लगाई है जवाद, लेकिन यहाँ पे चलती है हमारी। हम ऐसा करते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे प्रोड्यूसर साहब देख रहे हैं इस टाइम, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बिल्कुल, और जवाद भाई एक बेहतरीन सी कुकिंग करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, प्रॉन कढ़ाई में हमने कुछ ऐड किया है, कुछ शामिल किया? अच्छा जी, हमने इसके अंदर सिर्फ लाल मिर्च ऐड की थी। ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप हुई हुई अदरक। चॉप हुई हुई अदरक फ्रेश अभी की है शेफ ने, बिल्कुल फाइन चॉप हुई हुई अदरक है। ठीक है, ये ऐड करेंगे इसके अंदर हम लोग। सही, अराउंड 2 खाने के चम्मच। 2 खाने के चमचे अदरक इसको अच्छी तरीके से स्टर करेंगे। ठीक है। अच्छा शेफ, मैं देख रही हूँ कि इसमें आपने बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल प्रॉपर ऑयल है। तेल कम रखिए। ठीक है। रमज़ानों में आपको सही है, कम तेल ज़्यादा रखने में प्यास बढ़ती है। अच्छा, हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया, भुना हुआ पिसा हुआ साबुत धनिया हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसमें ऐड करेंगे जीरा भुना हुआ चम्मच। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी ऐड करेंगे ब्लैक पेपर भी इसके अंदर। ठीक है, काली मिर्चों का पाउडर, और इसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे। अच्छा, और नमक हमने ऐड किया था, नमक हमने इसके अंदर ऐड किया था, नमक हम इसके अंदर और भी ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद। अभी हम इसको स्टर कर रहे हैं तेज आंच पे, अच्छी तरह से पकाएंगे इसको। हल्की आंच पे या तेज आंच पे? तेज आंच पे पकाएंगे। तेज आंच पे हम कढ़ाई को यहाँ पे बना रहे हैं। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप लोग बता सकते हैं हमें एक सवाल का जवाब फैट बर्गर का वाउचर हासिल करने के लिए। रूबी है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। रूबी कैसी है और क्या कहना चाहेंगी?
जी अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल सही हूँ और आपका प्रोग्राम हम लोग बहुत शौक से देखते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे तरीके से बताती हैं, जो भी रेसिपी बनाती हैं बहुत पसंद आती है, मतलब ऐसा समझाती है कि समझ में आ जाए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आप हमारे सवाल का जवाब देना चाहेंगी? बिल्कुल देना चाहूँगी, कोई आसान सा पूछ रहे हैं और अगर प्लीज ना भी दे पाऊँ तो मैं बिल जरूर करूँ। अच्छा चलिए सही है, ये रिक्वेस्ट मैं कंसिडर करती हूँ। और आप मुझे ये बता दें कि मक्की सूरह कितनी है, उनकी तादाद क्या है? मक्की सूरह कितनी है, उनकी तादाद कितनी तादाद है, कितनी है मक्की सूरह? चलिए मैं आपको ऑप्शंस दूं, 86, 82 एंड 81। 86, 82 या 81? जल्दी 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 कुछ भी बोल दीजिए। है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको शो के आखिर में बताएंगे कि सही जवाब किसका था। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और यहाँ पे रूबी से बात करते हुए रोगन जो हमारे शेफ कहते हैं वो भी आ गया है यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। ठीक है, गोल गोल स्लाइस करके। ठीक है। अच्छा लमान, अभी आप इस हरी मिर्चों को काटें जब तक हम चलते हैं दोबारा से हमारे क्रिकेट की जानिब। और हम मुख्तसर वक्त में अब्दुल गफ्फार से सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि कल जैसे पाकिस्तानी टीम ने कॉम्प्रिहेंसिवली डिफीट किया इंग्लैंड को, चेंज थी कहाँ, और अब हम इसको अगर कैरी करना चाहते हैं फाइनल में कैसे करेंगे इसको? देखिए सबसे पहले सिलेक्शन मेरिट पर, क्योंकि आपने देख लिया कि वनडे क्रिकेट की डिमांड ये नहीं थी कि हमारे दोनों ओपनर्स आकर स्लो खेलें, और उसके बाद पूरी हमारी जो बैटिंग अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मिडल ऑर्डर है वो तमाम एक तरह के प्लेयर हैं, आपको पता है। हफीज़ हैं, मलिक हैं, बाबर आजम है, इनमें से कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो बाकी एकदम से हरीफ टीम पर अटैक करेगा और बहुत तेज़ रफ्तारी से रन बनाएगा। एक्सप्लोसिव इनिंग। हमें जो की एलिमेंट रिक्वायर्ड था कि हमें स्टार्ट में एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो बहुत तेज़ खेले, आकर हमारी मिडल ऑर्डर से प्रेशर कम हो। ठीक, वो फ़खर जमान आपको मिल गए। और फिर आपने जिस तरह बॉलर्स को चांस दिया, शादाब को यूटिलाइज़ किया, बहुत अच्छी सिलेक्शन थी कल। मैं कहता हूं मुख्तसरन ये कि ऐसा ही गेम प्लान लेके फाइनल में जाएं, बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान के बॉलर्स इसी तरह परफॉर्म करते रहे और बैटिंग साथ देती रही तो हम इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकते हैं इंशाल्लाह। आज एक बहुत सा ब्रेक की जाने में जाना अब्दुल गफ्फार, शुक्रिया आपका। लमान, अभी हम अपनी रेसिपी मुकम्मल करेंगे जब हम इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आप रौनक इफ्तार के साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक के इफ्तार, और रौनक के इफ्तार में शेफ़ लमान मलिक आधी बना चुकी हैं, बस थोड़ी सी रहती है प्रॉन कढ़ाही। और इसमें क्या क्या शामिल करेंगे शेफ़ आपको बिल्कुल हम बताएंगे आखिर में सर्व करते हुए। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि जब भी आप खाना बनाते हैं हाथ आपके हो जाते हैं गंदे, तो लाइफ बॉय से अब आपने धोने हैं अपने हाथ, बिकॉज लाइफ बॉय जरासीम को और भी ज़्यादा सही तरीके से करता है ख़त्म। और नया लाइफ बॉय सिल्वर आपकी कर सकता है मदद सेहतमंद रहने में, क्योंकि जब आपके हाथ साफ़ होंगे तो बीमारियाँ आपके हाथ से लेकर पेट तक नहीं जाएंगी। चलते हैं शेफ़ की जानिब। शेफ़ क्या क्या ऐड करेंगे अभी आप? हमने इसके अंदर ब्रेक में 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड की। ठीक है। फ्रेश क्रीम ऐड करने की वजह थोड़ा सा ग्रेवी हो जाए और थोड़ी सी शाइन भी अच्छी सी आ जाए। और इसी के साथ साथ हमने इसके अंदर ऐड की थी थोड़ी सी काली मिर्च, और क्योंकि मुझे काली मिर्च कम लग रही थी। और इसी के साथ साथ हमारी कढ़ाई झींगा कढ़ाई हो चुकी है रेडी। झींगा हम करेंगे सर्व। ठीक है। अच्छा शेफ़, मुझे अभी यहाँ तक झींगे की बुरी वाली महक नहीं आ रही, अच्छी वाली आ रही है, तो इसका ताल्लुक क्या झींगे की क्वालिटी से है? देखें, इसका ताल्लुक सिर्फ ये है कि ये झींगा बिल्कुल आज आया फ्रेश कुक हुआ। इन केस अगर आपके पास झींगा आपके फ्रिज में रखा हुआ है और उसमें बदबू आ रही है, तो आपने क्या करना है कि जब आप झींगा फ्राई कर रहे हो तो उसके साथ आपने ब्राउन प्याज, बिल्कुल चॉप हुई हुई प्याज हो, झींगा और प्याज साथ में फ्राई कीजिए, दोनों को गोल्डन ब्राउन कीजिए, और फिर आप प्रॉन को सूंघिएगा तो आपकी स्मेल खत्म हो जाएगी। और ये बुरी स्मेल जैसे आयशा कह रही है ऐसी बुरी होगी कि वो बताएगी आपको कि मैं बुरी स्मेल। आपको जैसे ही आप फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रॉन जो है वो इस टाइम राइट ना हो, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी उस वक्त। कुछ तरीके होते हैं, कुछ लोग सिरका लगा देते हैं, कुछ लोग लेमन जूस लगा देते हैं, कुछ लोग लहसुन अदरक का पेस्ट लगा देते हैं, कोई लोग सिरका और वाइट पेपर से धो देते हैं। लेकिन सबसे सेफेस्ट तरीक़ेकार ये है कि आप झींगे को, अगर वो खुदा न खासा उसमें स्मेल आ रही है या बदबू आ रही है, तो आप उसको ब्राउन प्याज और उसके साथ ब्राउन करें,
और आपकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़। और यहाँ पे हमारी प्रॉन कढ़ाई भी हो रही है सर्व। जब तक शेफ़ को जो है वो प्रॉन कढ़ाई को कर रहे हैं सर्व, आपको ये भी बता दें कि फैट बर्गर की तरफ से हमारे पास वाउचर्स हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो कराची में रहते हैं, हमें कॉल करें, हमें आसान से सवाल का आसान सा जवाब दें और हासिल करेंगे फैट बर्गर की तरफ से वाउचर्स। और यहाँ पे कढ़ाई हमारी हो चुकी है सर्व। इसके ऊपर कुछ ऐड कर रहे हैं, हरा धनिया? हरा धनिया तो बस आपको पता है ना कि हर डिश के ऊपर जाना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़ लमान आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम चलते हैं अपने इस सेगमेंट की जानिब, उन लोगों की जानिब जिन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है जवाद, और बहुत कुछ कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हमारे वो नाजरीन जो मुसलसल रौनक इफ्तार देख रहे हैं, हमारी कोशिश है आपको रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ऐसी शख्सियात से मिलवाया जाए जो मुआशरे के लिए मुख्तलिफ अंदाज में काम कर रहे हैं, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि कितना कुछ किया जा सकता है, कुछ करने की, कुछ एडिशन, कुछ कंट्रीब्यूट करने की सोसाइटी की तरफ कितनी मुख्तलिफ सूरतें मौजूद हैं, इम्कानात मौजूद हैं। पेशेंट्स बहबूद सोसाइटी है नाज़रीन, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि ज़कात के पैसे से आगा खान अस्पताल जैसे एक बड़े अस्पताल में लोगों को फिर इलाज की सहूलत फराहम करने के लिए काम करती है। और इसके चेयरमैन हैं MR मोनिम साहब, जिस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोनिम साहब, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ओवर जी। मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो ये बताइए कि आगा खान अस्पताल और पेशेंट्स बहबूद सोसाइटी तो कनेक्शन है क्या, आप क्या कर रहे हैं इसमें? एक्चुअली देखिए, आगा खान अस्पताल में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि होता क्या था कि डॉक्टर हजरात जो है मुखैर हजरात जो है वो डॉक्टर्स के पास अपने पैसे रखवाते थे कि भाई कोई ज़रूरतमंद पेशेंट आए हमारी तरफ से, आप हमारी तरफ से कर दें। अब कई डॉक्टरों के दराजों में पैसे जमा होते गए। अच्छा। तो हमने कहा इसको इंस्टीट्यूशलाइज करना चाहिए, तो फिर एक सोसाइटी बनी जो कि इंडिपेंडेंट है। मैं वॉलंटियर हूँ, हमारे ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं वॉलंटियर्स हैं। तो हमने कहा कि यू नो वी हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी लिटिल बिट एंड सी व्हाट वी कैन डू। इस शहर में आप देखें, अगर आपके पास पानी नहीं तो आप टैंकर लगा लीजिए, आपके पास बिजली नहीं जनरेटर ले लीजिए, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं, आप सिक्योरिटी गार्ड रखें। स्टेट तो एब्डिकेट कर गया ना, जब तक कि हम लोग अपने तई मिल के कुछ ना कुछ नहीं करेंगे, खुद अगर आगे नहीं आएंगे। तो एक सोसाइटी बनी थी कि ज़कात मुस्तहिक जो पेशेंट्स हैं, जो आते हैं, जो अपना इलाज करवाना चाहते हैं और इलाज नहीं करवा पाते क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है। और इत्तेफाक ऐसा है कि जो शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, इट्स नॉट अ चैरिटी हॉस्पिटल, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसी के पास कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसी ट्रेनिंग, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो और जगहों पे शायद ना हो या कम हो या वगैरह। तो उस वजह से वो तो बेचारे फंस गए ना हमारे पास आके। इस एक लिहाज से हमें आउट ऑफ चॉइस कोई आदमी समझता है कि बहुत महंगा हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन वी आर नॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव हॉस्पिटल इन टाउन। एंड सेकेंडली, वो हमारे पास एक बाकायदा पूरा एक सिस्टम है, एक रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, एक वेलफेयर डिपार्टमेंट है। रिसोर्स वाले जमा करते हैं और वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ को सब हिसाब किताब देखता है। कोई पेशेंट आता है तो पेशेंट को अगर ये बताया जाता है कि भाई आपका ये फलाना इलाज होगा, इसमें इतने पैसे लगेंगे, वो कहता है कि साहब मैं तो 5,000 रुपये या 10,000 रुपये 20,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, मैं तो कहाँ से 4 लाख 5 लाख 6 लाख 8 लाख या 20 लाख रुपये मैं कहाँ से दूंगा। तो उससे फिर जो है उसका बाकायदा वो हमें अप्रोच करता है वेलफेयर डिपार्टमेंट को। वेलफेयर डिपार्टमेंट उस केस एग्जामिन करते हैं। अगर उसके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पे स्लिप है, CNIC है वगैरह वगैरह, सेम डे हम उसको जवाब बता देते हैं कि देखो हम तुम्हारे इलाज में से इतने फीसद, यानी इसमें कोई तवील इंतजार भी नहीं, तवील इंतजार नहीं है कि इंसान बीमारी को सफर कर रहा है। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है इन द सेंस कि कोई ना हमारी पर्ची जाती है, ना कोई टेलीफोन जाता है, ना कुछ जाता है। आप देखिए, हम लोग सारे वॉलंटियर्स में और हमारी टीम, मैं 10 साल से ज़्यादा हो गया मुझे, किसी पेशेंट को हमारा नाम नहीं पता। नोबडी नोज़ आवर नेम। मैं तो हमेशा कहता हूँ वी आर लाइक द अननोन सोल्जर्स। यानी ऐसा नहीं है कि जो सामने लोग बैठे हैं डील कर रहे हैं, उन्हें बाईपास करके लोग कहें जी आपके हेड कौन है, जरा मिलवाइए, हमें तो ये प्रॉब्लम फेस हम होते ही नहीं हुआ। अच्छा सर, एक बात बताइए कि जब बड़े हॉस्पिटल्स की बात आती है तो अक्सर लोग रिलक्टेंट हो जाते हैं कि जी अगर बड़े हॉस्पिटल्स किसी की मदद भी कर रहे हैं, बेशक वेलफेयर वाला काम भी कर रहे हैं, तो शायद कोई डिस्क्रिमिनेशन होती होगी, शायद देखा जाता होगा इस कास्ट से, इस रिलीजन से, ऐसा कुछ है या सारे लोगों को इक्वली आप ट्रीट करते हैं? एब्सोल्युटली नन। हमारी डिस्क्रिमिनेशन ये है कि आपका CNIC पे उम्र क्या लिखी हुई, ये है, ये है, ये उस पर कोई नहीं लिखा हुआ कि आप बरेलवी हैं, फलाना है, फलाना है, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ कि आप कहाँ के रहने वाले, आपका मजहब नस्ल से कोई ताल्लुक? एब्सोल्युटली नन। सिर्फ बहबूद में, पेशेंट बहबूद ज़कात मुस्तहिक के लिए अव्वल हमारी तरजीह होती है कि मुसलमान। सही, दैट्स ऑल।
लेकिन वेलफेयर अगर जो मुसलमान नहीं होता है उसकी हम हेल्प वेलफेयर डिपार्टमेंट से करते हैं। वेलफेयर इज इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और कलर और एनी रिलीजन। बेहतरीन, ठीक है। मदद दोनों की जाती है। ज़कात के पैसे से खास तौर पे सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे मुसलमानों की मदद की जाती है। इस बारे में बहुत सारे सवालात हमारे दिमाग में भी आते हैं, आप भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस छोटे से वक्फे के बाद। रौनक इफ्तार में नाज़रीन खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं चेयरमैन पेशेंट्स बहबूद सोसाइटी फॉर आगा खान अस्पताल MR मुनीम साहब से। मुनीम साहब, अगर आप एक हमें तखमीना दे पाएँ कि गुज़श्ता साल कितने पैसों से इमदाद की गई होगी मरीज़ों की? देखिए, हमारे वसाइल जो है ना वो महदूद हैं और मसाइल लामहदूद। सही। उसके बावजूद अगर हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो हम ज़कात से हेल्प करते हैं, ज़कात मुस्तहिक पेशेंट्स, उसके अलावा जो ज़रूरतमंद है लेकिन ज़कात मुस्तहिक नहीं है, या सिंधी मतलब सिख ईसाई कुछ और है मतलब, आप वेलफेयर उसके लिए वेलफेयर उसके लिए हेल्प करते हैं। दोनों को जब हम कंबाइन कर दें, और एंडाउमेंट है जो कुछ लोग पैसे दे गए कि इसका हर साल इसकी जो आमदनी उसको इस्तेमाल करें, दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें 2014 में 1 बिलियन 16 मिलियन रुपीज़ हमने उनके बिल्स पे किए, उनकी मदद की जो बिल्स नहीं पे कर सके। 2015 में 1 बिलियन 451 मिलियन, जो हजरात बिलियन और मिलियन नहीं समझते, 145 करोड़ रुपए। सही। 2015 में ये खैराती अस्पताल नहीं है, बाय द वे, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। और 2016 में 2 बिलियन 16 मिलियन यानी कि 202 करोड़ रुपए सब तकरीबन हमने पेशेंट्स के बिल्स पे के जो पे नहीं कर सके। ये कहाँ का लेटेस्ट हॉस्पिटल है? ये कहाँ का रईसों का अस्पताल है सिर्फ, जो आमतौर पे तासुर लोग जहन में बाज़ लोग जहन में रखते हैं कि साहब, लेकिन हाँ वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल आप बनाएंगे तो उसका आर्किटेक्चर वर्ल्ड क्लास होगा, मेंटेनेंस। आप हॉस्पिटल जाके देखिए, आप वहाँ हाइजीन और वो जो सफाई सुथराई सिक्योरिटी का आप देखें, एक दिन में कितने लोग आते जाते होंगे? ट्रैफिक जो हमारी है, आप गेस करिए कितने? हेल्प अस, आप इस जो आपने फिगर बताई है, 35,000 पीपल इन एंड आउट एवरी डे, रोजाना की बात है, एवरी डे। उसमें सफाई मेंटेन करनी है। बाद उसमें से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज तक इंग्लिश WC नहीं देखा, क्योंकि सारे मुल्क से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं। तो आपकी बात करती है, हमारे साथ कॉलर भी है। बात मुख्तसरन ये है कि हुस्न इंतजाम आप लाना चाहें तो लाया जा सकता है, बिल्कुल, और हम सब वॉलंटियर हैं, और मिसाल भी है। कॉलर हमारे क्वालिटी भी दी जा सकती है इलाज के लिए। कॉलर हैं हमारे साथ ज़ैनब कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब। कुकिंग तो बहुत अच्छी। आज तो मेरा दिल चाह रहा है जो रहमान ने की जो कढ़ाई बनाई है ना, वो अपने घर मंगवा लूँगी। घर मंगवा लेंगी? अच्छा, आप कहीं आसपास से रहती है, घर मंगवा लेंगी? आप ऐसा करें, आज ये मुझे यही गिफ्ट कर दें। हमें ज़्यादा ही अच्छा तस्वुर कर लिया है ना, हम इतने अच्छे नहीं हैं, हम तो यहाँ रोटियाँ मंगवाने का ऑर्डर दे दिया है हमने। हम आपको रेसिपी बता सकते हैं और हमारे फेसबुक के पेज पे रेसिपी लिख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको जवाब भी दे रही हूँ। आज का जवाब 86। मैं आपके लिए सवाल रिपीट कर दूं? उन्होंने जवाब जवाब भी दिया। ठीक है जी, आप लोगों के लिए हम सवाल रिपीट कर देते हैं कि मक्की सूरह कितनी है, ताकि आप लोग भी हमें कॉल कर सकें फैट बर्गर के वाउचर से, और ये शो के आखिर में हम बताएंगे कि मिला या नहीं। ठीक है ना, बहुत बहुत रखिएगा अपना ख्याल। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सर, इतना बड़ा फिगर जो आपने बताया है, बट स्टिल आई एम श्योर कि आपकी एक विजन होगी कि आने वाले सालों में आपने क्या क्या करना है और उसके लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी भी रिक्वायर्ड है आपको। एक्चुअली हम आहिस्ता आहिस्ता ना, हम तो बेसिकली इस अस्पताल में टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, यहाँ सब कुछ होता है। आप शौकत खाना में अगर चले जाएं तो कैंसर है, उसके अलावा 1-2 और कुछ चीज़ें हैं। SIUT है तो वो लोग अभी एक्सपैंड करें, लेकिन लिवर और किडनी है वहाँ। लेकिन आप हमारे यहाँ कराएं तो आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना है, आपको बाईपास कराना है, आपको डिलीवरी करानी है, एनीथिंग अंडर द सन। तो वी आर हैंडलिंग फॉर ऑल केसेस। और फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एक कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी चीज़ में, तो अरे सार ये तो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, तो आप फलाने अस्पताल चले जाए। यहाँ एवरीथिंग इज देयर अंडर वन रूफ, एवरीथिंग इज देयर अंडर वन रूफ। एंड द बिगेस्ट थिंग यू नो इज कि सारे हमारे पास जो 70% ऑफ आवर पेशेंट्स इन द जनरल वार्ड आर फ्रॉम द लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप, और उस 70% में से 25 से 30% आर ऑन सम काइंड ऑफ वेलफेयर सपोर्ट। उन्होंने हमसे मदद मांगी कि देखिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। अब उनका एग्जामिन करते, लेकिन देखिए हमें लोग पैसे देते हैं तो हम अमीन हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल
एंड हम रैंडम केसेस में कोई ना कोई उनके घर भी चला जाता है पूछने के लिए कि भाई ये कह रहा था कि इतना है, इतने इतने। अक्सर हम देखते हैं कि वो बेचारे जो गरीब हैं, जो ग्रामीण बैंक और दूसरे बैंक्स में आप देखें, वो अपनी प्रॉब्लम्स अंडरस्टेट करते हैं। और जो मैं समझ पाया हूँ आयशा इनकी बात से, आपने वॉलंटियर की टर्म एक से ज़ायद मरतबा इस्तेमाल की। इसका मतलब ये ज़कात या वेलफेयर का पैसा इंतज़ामी मामलात पर शायद खर्च नहीं हो रहा है। 100% जो ज़कात आती है वो सिर्फ पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में आती है। वो तमाम ये हमारे ब्रोशर, ये जो पैम्फलेट हैं या जितने अखराजात हैं इस सिलसिले में, स्टाफ है, टोटल हॉस्पिटल हमें ग्रेटिस प्रोवाइड करते हैं। और ये ज़कात के पैसे सिर्फ मरीजों के इलाज, सिर्फ मरीज के इलाज में 100%। और ये शरीयत जाना चाहिए, बिल्कुल ये शरीयत सर्टिफाइड। सर वो तमाम लोग जो कि बहुत खुददार हैं, आई थिंक उनके लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि टोटल इलाज, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ देना ही नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको एक बहुत अमेजिंग सा आपके हालात को देखते हुए एक डिस्काउंट समझ लें या इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। सर मैं चाहूंगी आप इसको जरूर बताइए ताकि लोग इस बात को समझें कि उनकी खुददारी मुतासिर नहीं होगी। कि पेशेंट की कुछ ओनरशिप का एलिमेंट रहता है इलाज में? नहीं, हम देखिए हम उसको ज़बरदस्ती नहीं, मिसाल तौर पर कोई ठेले वाला है, उसने कहा जी मेरे 5-4 लाख रुपए लगेंगे, मैं ठेला बेच दूंगा तो 2 लाख मैं दे सकता हूँ, उसके अलावा 25,000 दे सकता हूँ। हम कहते हैं नहीं, तुम 25,000। ठीक, वी डोंट वांट हिम टू सेल हिज लाइवलीहुड। रिक्शे वाले को हम नहीं चाहते कि वो अपना रिक्शा बेच के वो जो है अपनी इलाज करवाए। हम तो ये बाकायदा पूरा इंटरव्यू लेते हैं, पूछ कितना करते हैं, लेकिन मसला क्या है कि वी हैव टू हैव रिसोर्सेज अवेलेबल ना। हम नोट तो नहीं छाप सकते, हम हुकूमत पाकिस्तान तो है नहीं, हम तो उतनी मदद कर सकते हैं जितनी हमारे पास गुंजाइश है। क्या मैसेज देना चाहेंगे जी? क्या मैसेज देना चाहेंगे इसी हवाले से? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि देखिए आप इदारे देखिए और जांचिए, जांच पड़ताल करिए, फिर अच्छे इदारे की मदद करें, उसके हाथ बटाएं। और अब जैसे हम प्रोग्राम में बहुत अच्छा, अब औरत साहब बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, कल को एक फ़ोन आ जाता है कि मुनीम साहब मैं मरीज़ भेज रहा हूँ आपके पास, तो फिर ये भी तो कहो कि मुनीम साहब बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये 2,000 रुपये लेते। हम लेने के इंतजार में रहते हैं। Exactly. लेने के मामले में जरा पीछे रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आप सोसाइटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। दुआ है, उम्मीद है कि हम भी इसका किसी ना किसी तरह पार्ट बन पाएं। ब्रेक पर जाने का वक्त हुआ चाहता है और इस ब्रेक में लाहौर इस्लामाबाद में बसने वाले मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा भी इफ्तार करेंगे। ब्रेक के बाद हम उलमा कराम से आज एतकाफ़ के मसाइल और फ़ज़ाइल पर बात करेंगे। तो आप रौनक इफ्तार के साथ रहेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। और रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं एतकाफ़ के हवाले से। आप लोग हमें सवाल भी कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, कोई भी अगर सवाल आपके दिमाग में है। इससे पहले कि हम हमारे टॉपिक की जानिब बढ़ें, उलमा कराम से रहनुमाई हासिल करें। रमज़ान के महीने में हम हमेशा ये सोचते हैं कि नमाज है, ज़कात है, इसके अलावा जो है वो दुआएं पढ़नी चाहिए, इबादत करनी चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन इस महीने में अगर आप शुरुआत करें किसी नेकी की, किसी इंसान की ज़िंदगी बना दें, किसी इंसान का दिन बना दें, बेशक उस काम को करते करते आपके कपड़ों पे दाग ही लग जाएं तो दाग भी अच्छे होते हैं। और ऐसा ही कहना है सर्फ एक्सेल वालों का कि एक छोटी सी नेकी भी इबादत का रूप कर सकती है इख्तियार। जी हाँ, और अगर नेकी ही का आगाज़ करना है नाज़रीन, तो लोगों से मुस्कुराकर बात करना शुरू कर दीजिए। अगर आप मुस्कुराकर बात नहीं करते हैं तो अल्लाह ताला ने तो इसमें भी सवाब और नेकी का पहलू रखा है। डॉक्टर हसन रिजवी साहब, मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूँगा शुरू में रिजवी साहब, आप कल शब ज़रबत के हवाले से वाक़या हमें बयान कर रहे थे, वो अगर आप मुकम्मल करें फिर हम आज के मौजू पर आते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शब ज़रबत का यानी वाक़या मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ख़वारिज, ये जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम हज़रत अली को और अमीर माविया को और उनके जो वज़ीर थे अमीर माविया के, इनको एक साथ कत्ल कर देते हैं, मसला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि झगड़ा इन लोगों में ही है। उसी हिसाब से ये अब्दुर्रहमान इब्न मिलजिम जो था, ये आया कूफे हज़रत अली को कत्ल करने के लिए, और इसने मौका पाकर आपको नमाज सजदा में सरब मारी, सर के ऊपर आपके। आपने बताया उसको मारने के बाद पकड़ कर लाया गया दोबारा। अब उसके बाद जब उसको लाया गया है तो बहुत सख्त बांध के लाया गया था उसको मारते हुए। आपने मना किया, पहली बार कि हुजूर ने मना किया है किसी को इस तरह से ना बांधा जाए, कस के खोलवाया उसको। उसके बाद ये कि जब खबर हुई घर में कि ये वाक़या हो गया है, तो जनाब ज़ैनब कुलसूम आपकी जो बेटियाँ थी, उन्होंने शरबत बनाकर सूद भेजा कि बाबा के खून बह रहा है, ज़ाहिर रोज़ा तो ख़त्म हो गया, प्यास लगती है, सब जब खून बहता है तो प्यास लगती है, तो उन्हें पिलाया जाएगी।
जब वो आया, सत्तू का शरबत था, जब वो लेकर आए, इमाम हसन ने पेश किया कि आप ये पिए क्योंकि आप खून बह रहा है आपके सर में से। तो आपने कहा कि देखो, इब्न मुल्जिम से तरफ इशारा किया कि देखो इसकी घूमती हुई आंखें देखो, का कांपता हुआ जिस्म देखो, अभी हमारा मेहमान है, ये कैदी है, हमारा मेहमान है, पहले ही इसको पिलाओ, पहले ही। वो जो बेटियों ने बाप के लिए शरबत भेजा था, वो शरबत बाप के बजाय बाप के कातिल को पिलाया गया। इमाम हसन ने खुद पेश किया उसको, आप देखिए कि इंतहा है। और उसके बाद आपका ये रहा कि जब शरबत आपने खाई और लोग लेके वापस चले, आपको नमाज के बाद, नमाज की अहमियत बताई आपने, फिर जब चले लेकर तो सामने घर दिखाई दिया, तो आपने कहा मुझे, कंबल में थे, कंबल में लोग उठाए हुए थे, आपको कहा इसको रखो और लोगों से कहो अब जाए। हम लोग वापस चले गए, वापस चले गए। बाद में पूछा लोगों ने क्यों, कहा वजह ये कि जब मेरी बेटियाँ मुझे इस हाल में देखेंगी ना तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगी, वो चीखेंगी चिल्लाएंगी, हो सकता है उससे बेपर्दगी का इम्कान हो, लिहाजा अब जो है अहबाब से कहो कि यहाँ से वापस चले जाए। इतना ख्याल औरतों का और पर्दे का, नमाज का, कातिल के हुकूक़ का, उसकी प्यास का, उसकी परेशानी। हद ये है कि ये लिखा है तारीख़ के अंदर कि जब कोई खाना आता था ना आपके सामने खाने की दीवान में, 3 दिन आप बीमार रहे, खाना जब आता था आपके सामने, इमाम हसन को बुलाते थे, इमाम हसन को, ये बताओ ऐसा ही खाना, यही ऐसा ही खाना मेरे कातिल को भेजा नहीं भेजा? अल्लाह अकबर। जब तक आप तस्दीक नहीं करते थे आप खाना नहीं खाते थे। सुभान अल्लाह। फिर आपने वसीयत भी की कि इसने मुझ पर एक ज़र्ब लगाइए, तो मैं सिर्फ, अगर मैं ज़िंदा रहा तो माफ़ कर दूँगा इसको, लेकिन अगर मैं चला जाता हूँ दुनिया से, तुम्हें अख्तियार है कि तुम माफ़ करो या न माफ़ करो। अगर माफ़ न करो तो इससे, क्योंकि एक ज़र्ब मारी है, तुम्हें सिर्फ एक ज़र्ब मारने का हक़ है, इससे आगे हक़ नहीं तुम। और उसकी लाश की बेहरमती रखी जाए, उसको दफन किया जाए कायदे से। यानी ये देखिए कितनी, यानी कि ऐसे हमारे लिए कितना सबक का पहलू है, खून बह रहा है, और क्या हाल होता है आदमी का ऐसे आलम में, गुस्से का क्या हाल होता है उस आलम में। देखिए हुकूक का ख्याल कर रहे हैं, अदल, एदलू हुआ अक़रब लित्तक़वा की तफसीर है ये, एदलू हुआ अक़रब लित्तक़वा, तुम अदल करो, जिसका जो हक़ है उसको अदा करो, यही तकवा है, यही तकवा है। रहमानी साहब, हम चाहेंगे कि आज के मौजू के हिसाब से इत्तिकाफ में बैठने से 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट इसके अंदर अगर आप सिर्फ बता दें कि इत्तिकाफ का मतलब क्या है, और इस्तिलाही माने अगर आप इसके हमें बयान करें। अहमद सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वन तुम आकिफूना फिल मस्जिद, तुम मस्जिद के अंदर एतकाफ़ करो। लुग़वी माना ये होगा कि इबादत की नियत से मस्जिद में ठहरना एतकाफ़ कहलाता है। और एतकाफ़ होता क्या है, जो शख्स एतकाफ़ करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एतकाफ़ करने मुअतकिफ़ और यानी कि जहन्नुम, यानी जो एतकाफ़ करता है उसके नज़दीक वो और जहन्नुम, उन दोनों के दरमियान 3 खंदक का फ़ासला कर दिया जाता है। एक खंदक का जो फासला है सिर्फ एक, ज़मीन और आसमान के बराबर। सुभान अल्लाह। 3 खंदक के बराबर एतकाफ़ करने वाले में और जहन्नुम के बारे जो है कि इतना फासला कर दिया था। दूसरी चीज़ ये होती है कि एतकाफ़ करने वाला अल्लाह का मेहमान होता है। जब आप किसी के मेहमान होते तो मेज़बान की ख्वाहिश होती है सब कुछ दे दूँ। तो जब एतकाफ़ करने वाला अल्लाह का मेहमान होता है तो रहमतें बड़े उरूज पर होती हैं। भी आपने भी जो बातें की थी कि किस में क्या है, इंशाल्लाह अब जो हम आएंगे ब्रेक से तो तमाम चीज़ें मैं थोड़ा बताऊंगा क्या क्या एहतियातें करनी है, क्योंकि आप अल्लाह के मेहमान हैं और सब मांगना है। उस जैसा मेज़बान नहीं है, लेकिन फिर आपको भी जहन में रखना है कि आप मेहमान किसके हैं, बस मांगना है। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन, और इस ब्रेक के दौरान अज़ान मगरिब है कराची में, वक्त इफ्तार है। इफ्तार के बाद आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होते हैं, रिजवी साहब से, नूर रहमानी साहब से एतकाफ़ के मौजू पर आज बिलखुसूस रहनुमाई हासिल कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं एतकाफ़ के हवाले से। एतकाफ़ क्या है, कितनी इक़साम है एतकाफ़ की, ये जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि टेलीनॉर अब आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही स्पेशल सी चीज़ कि अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं और आपका पूरा मोबाइल डाटा ख़त्म हो जाता है और आप इस चीज़ से हैं परेशान, तो सिर्फ 8 रुपये अब आपको देने हैं, और उस 8 रुपये में 1 घंटे आप टेलीनॉर का 4G इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और जितनी मर्ज़ी चाहे वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। अगर आप हमें कॉल्स करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं उलमा कराम से सवालात करने के लिए, ख़ास तौर पे एतकाफ़ के हवाले से। रिजवी साहब, आपसे जानना चाहेंगे एतकाफ़ की कितनी और क्या क्या इक़साम है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इसका लफ्ज़ को स्टडी करना चाहिए डिक्शनरी से, उसके बाद इस्तिलाह पे आना चाहिए। डिक्शनरी में तो एतकफ़ा के मानी होते हैं अलग होकर किसी चीज़ से कट कर और आदमी एक तरफ हो जाए, यकसू हो जाए। जैसे 100 आदमी बैठे में हैं, एक आदमी हट कर सबसे वहाँ अलग जगह कोने में बैठ जाए सही। और किताब पढ़ने लगे, तो ये एतकफ़ा हो गया, यानी कि वो कट के अलग हो गया, बैठ गया अलग जाकर। ठीक। तो मकसद ये है कि दुनिया से, अब इसके इस्तिलाही मानी ये हैं कि दुनिया से कट कर, दुनिया के मामलात को छोड़ कर, जिस्मानी तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी यकसू होकर अल्लाह को याद करना, मसले से बैठ कर कि तमाम तवज्जुहात हट जाएँ। क्योंकि इंसान की जो दिमाग है ना, उसकी सलाहियत ये नहीं है कि कई चीज़ों को बैक वक्त यानी वो घेर सके, वो इंसान के जहन में ये ताकत नहीं है। बल्कि सही मानी में दिमाग जो होता है वो एक चीज़ पर अगर जब कंसंट्रेट करता है, ताकत है भी तो शायद हक नहीं अदा कर सकता जहन उस तरह। तो एक पॉइंट पर अगर जब वो गौर करता है ना, तो फिर वो सही माना में उसकी पूरी तवज्जुहात उधर चली जाती है, उसका पूरा वजूद, उसका पूरी तमाम ताकतें, सलाहियतें उसकी तरफ मरकूज़ हो जाती है। सही। और दीन का काम क्या है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि दीन का असल काम ये है, फंक्शन, कि टू डेवलप रिलेशनशिप विद गॉड। सही। अल्लाह से ताल्लुक़ को कायम करना। तवज्जो अल्लाह की तरफ से तवज्जो ताल्लुक़ कैसे कायम होगा? जितना आप अल्लाह की तरफ तवज्जो फरमाएंगे ना ज़हनी तौर पर, उतना ही अल्लाह जो है आपकी तरफ तवज्जो फरमाएगा और आपका ताल्लुक़ अल्लाह से कायम हो जाएगा। ये है असल फ़लसफ़ा। अब क्योंकि दुनिया से आदमी जब कट कर तमाम बातें कारोबार छोड़ कर बैठ जाता है मसले में जाकर, तो अब उसको चाहिए कि ज़हनी तौर पर भी इत्काफ़ करे। या भी जिस्मानी इत्काफ़ हुआ, ये ज़हनी नहीं हुआ। अब ज़हनी क्या है कि वहाँ पर कुरान की तिलावत करे, समझ कर, समझ कर कुरान की तफसीर पढ़े या सुने समझ कर, और तवज्जो उस तरफ दे। अल्लाह के असबाब पर गौर करे, अल्लाह के सिफ़ात पर गौर करे, अल्लाह के एहसानात पर गौर करे, अल्लाह के कमालात पर गौर करे, अल्लाह की अज़मतों पर गौर करे, अल्लाह के इरशादात पर गौर करे। जितना वो इन चीज़ों पर गौर करेगा ना, तो उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ मौजूद होती जाएगी। तो बिल्कुल फिर वो डिटर्मिनेशन वाली बात है कि बस अब मैंने तय कर लिया है, अब मैं यहाँ के बैठ गया हूँ, जब तक अल्लाह से मेरा ताल्लुक़ कायम नहीं होगा, जब तक अल्लाह मुझसे राज़ी नहीं होगा, मैं यहाँ से हटूँगा नहीं। वो शायर ने कहा है कि बिस्तर बिछा दिया है तेरे दर के सामने, मतलब ये कि बस अब सब चीज़ें छोड़ दी हैं, अब तो यहाँ के मैंने बिस्तर बिछा दिया है, अब यहीं रहूँगा जब तक कि हासिल नहीं कर लूँगा मैं अपना मकसद, जब तक मुद्दा पूरा नहीं होता। मैं नहीं आता। जज़ाकल्लाह। एक ब्रेक की जानिब रिजवी साहब, और उसके बाद हम मेरा ख्याल है किस्मों के ऊपर भी ज़रा मुफस्सल अंदाज से बात करते हैं। और बड़े अच्छे नुक्ते पर लेकर आए हैं रिजवी साहब गुफ्तगू को। जिस्मानी एतकाफ़ तो हो गया नाज़रीन, ये जो ज़हनी एतकाफ़ की कैफियत है, इसके तकाज़े क्या हैं और ये कैसे पूरे होंगे, इस मुख्तसर ब्रेक के बाद बात करते हैं। रौनक इफ्तार में नाज़रीन खुश आमदीद। एतकाफ़ पर आज हम बात कर रहे हैं। रहमानी साहब, एतकाफ़ की किस्में? एतकाफ़ की 3 किस्में, वाजिब, सुन्नत और नफिल। वाजिब ये कि आपने कोई नज़र मानी, नियत करी कि अल्लाह मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं एतकाफ़ करूँगा। अब आपको एतकाफ़ करना वाजिब है क्योंकि आपने नज़र मान चुके। दूसरा है सुन्नत एतकाफ़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद में बैठा करते थे। ये सुन्नत है मौक़दा। सही। हमारे नज़दीक ये सुन्नत मौक़दा किफ़ाया है। अगर इलाके की मस्जिद में कोई भी शख्स मस्जिद में नहीं बैठता तो पूरी सोसाइटी गुनहगार होगी हमारे नज़दीक इंदल अहनाफ। और अगर एक शख्स भी बैठ जाता है तो वो सब की किफ़ालत कर देता है और हक़ अदा कर देता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर में बैठने। एक है नफिल एतकाफ़। नफिल कि जब आप मस्जिद में गए, आज भी, कल भी, परसों भी, आपने की नवैतु सुन्नतुल एतकाफ़ लिल्लाहि ताला, ए अल्लाह मैं मस्जिद में ठहरने की नियत करता हूँ तेरे लिए, लिल्लाहि ताला। अब आप जब तक बैठे रहेंगे आपका बोलना भी इबादत, आपका सुनना भी इबादत, आपका देखना भी इबादत। अगर आप मस्जिद में सो गए तो आपका सोना भी इबादत। अल्लाह। तो तय हुआ कि सुन्नत एतकाफ़ से हट कर दीगर एतकाफ़ का कोई वक्त या? हाँ, अब ये वाजिब एतकाफ़ के लिए कि अगर आपने नियत करी कि मैं रमज़ान में ही बैठूंगा तो आपने जिस अशरे की नियत की है उसी अशरे में आप बैठेंगे। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि आखिरी अशरे में जो है वो रातें आती हैं कि जो 1000 महीने से अफजल है, ताक रात है। इसमें सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरते हैं
और इबादत करने वाले से मुसाफा फरमाते हैं। तो उस आखिरी अशरे में बैठा जाए। सुन्नत एतकाफ़ भी वही है। नफिल एतकाफ़ आप रमज़ान के अलावा भी कर सकते हैं। आप कहीं किसी जगह गए, वहाँ दरस कुरान हो रहा है, मस्जिद के अंदर दरस हदीस हो रहा है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान की जा रही हैं, तो आप वहाँ बैठकर जितनी देर बैठे रहेंगे, अब क्या होगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस गिरामी है कि जो शख्स इल्म के लिए बैठता है या इल्म के लिए जाता है, जब वो घर से निकलता है तो वो ज़मीन पे पैर नहीं रखता, बल्कि वो फरिश्तों के परों पे चलता हुआ जाता है। ज़मीन और आसमान के फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, हत्ता के समंदर की मछलियाँ भी उसके लिए दुआ इस्तग़फ़ार कर रही होती हैं। वो अल्लाह के काम में लगा होता है और मखलूक उसके लिए दुआ कर रही होती है। अच्छा रहमानी साहब, ये जो नफली आपने बताया है, इसका कोई दौरानिया है ख़ास के कम से कम इतना ज़्यादा से ज़्यादा? मर्द जो है मसाजिद में और औरतों के लिए मस्जिद बैत। बहन ने एक सवाल भी किया था, क्या वह औरतों के लिए ये ज़रूरी है कि वो उसी जगह पर एतकाफ़ करें, वो काम कर सकती हैं नहीं कर सकती? बहुत सारे बहनें जो अब बैठने वाली इंशाल्लाह कल, उनके जहन में सवाल होते हैं कि अगर हम बैठ गए तो क्या हम घर के लिए काम नहीं कर सकते, बच्चों को खाना नहीं दे सकते, घर की सफाई कर नहीं सकते? ये सारे काम आप ज़रूर बताइए कि कर सकते हैं या नहीं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा काम, बिल्कुल कर सकते हैं। मस्जिद बैत वो कहलाती है कि जिस जगह खातून घर के अंदर नमाज अदा करती है, मखसूस कमरा होता है कि जहाँ वो बैठकर नमाज़ें अदा करती हैं, उसी जगह पर वो एतकाफ़ की नीयत से बैठ जाएंगी। सारे काम कर सकती हैं, खाना भी बना सकती हैं, मगर अब यह है कि खाना बना रही हूँ तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करते रहें, सही दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ते रहें। अच्छा, इस पढ़ने से क्या होगा ये भी सुन लीजिए। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करता है, वो खाने पर दम कर देता है या खाना बना रहा होता है, वो खाना उस वक्त तक हज़म नहीं होता जब तक खाने वाले की बख्शिश व मग़फ़िरत न कर दे। सुभान अल्लाह। बंदा जब अल्लाह के और उसके रसूल के काम में लगा होता है और अल्लाह उस बंदे के काम में लगा होता है, फ़स्कुरूनी अस्कुरकुम, बंदा अल्लाह को पुकार रहा होता है और अल्लाह बंदे को याद कर रहा होता है। कुरान कहता है ना, फ़स्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो घर में औरतें जो हैं सारे काम कर सकती हैं वो, लेकिन यह है कि उसमें ये घर से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगर ख़वातीन घर में एतकाफ़ के लिए बैठ रही हैं, हमें ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन तो शौहर हजरात थोड़ा सहूलत उनके लिए पैदा करें और उनको एतकाफ़ मुकम्मल कर लेने दें। हाँ। और जो एतकाफ़ की मुद्दत है उसमें शौहर हजरात उनके लिए अच्छा रहेगा कि वो नफिल एतकाफ़ करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो भी ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर है, फिर उसमें आ जा सकती हैं, क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। बिल्कुल। एक मौसम ब्रेक की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि जिस ज़हनी एतकाफ़ की बात की थी रिजवी साहब ने, ज़रा उस पर भी हम बात करें इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। खुश आमदीद नाज़रीन, वक्त ज़ाया किए बगैर रिजवी साहब, ये ज़हनी एतकाफ़ होगा कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़हनी एतकाफ़ कोई इस्तिलाह नहीं है, कोई मतलब ऐसी किस्म नहीं है कि ये कोई जिस्मानी एतकाफ़ और ज़हनी एतकाफ़, ये कोई ऐसी इस्तिलाह नहीं है। मैंने अर्ज़ ये किया था कि एतकाफ़ होना चाहिए ज़हनी, फ़कत जिस्मानी नहीं होना चाहिए। सही। असल मकसद ज़हनी एतकाफ़ ही है। जिस्मानी तो इसलिए कि बग़ैर उसके जहन मुतफ़िर नहीं होगा, इसलिए ये कहा गया कि सब काम छोड़ो, दुकान कारोबार छोड़कर, ऑफिस छोड़कर मस्जिद में जाके बैठ जाओ ताकि तवज्जुहात हट जाएँ। असल मकसद ये है। ये असल जो मेन मकसद है वो तवज्जो मज़ूल करना है अल्लाह की तरफ, अल्लाह की अज़मतों की तरफ, उसकी नेमतों की तरफ, उसकी अताओं की तरफ, और उससे अपने गुनाहों की माफ़ी की तरफ, और उससे नेमतों की तरफ का ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मशगूल रहा जाए, इससे हासिल होगा। इसीलिए कि आप जब नमाज़ पढ़ेंगे, जब आप तस्बीह पढ़ेंगे तो आपका जहन मुत्तफ़ित होगा। और तस्बीह पढ़, ये हुजूर की हदीस है कि ला सलात इल्ला बिहुज़ूरिल क़ल्ब, नमाज नहीं होती जब तक दिल हाजिर न हो। यानी दिमाग, दिल से मुराद दिमाग, जो आप पढ़ रहे हैं आपका जहन समझ रहा हो कि क्या पढ़ रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, उस पालने वाले मालिक के लिए हैं जो तमाम आलमीन का पालने वाला है। अब ये तसव्वुर के साथ आप यानी अलहम्द पढ़ें या फिर और सूरा पढ़ें तो उसका तर्जुमा आपके जहन में रहना चाहिए। तो तिलावत कुरान कर रहे हैं तो फिर बात तर्जुमा करें, बेहतरीन, ताकि वो समझें आप उसको। और अगर तफसीर पढ़ सकते हैं तो वो और बेहतरीन, कि आप और आपका जहन, जब आप तफसीर पढ़ेंगे ना कुरान शरीफ का, आप खुद महसूस करेंगे इस बात को कि आपका पूरा जहन जो है ना उस तरह चला गया, आप कहीं और जहन है ही नहीं आपका पूरा। ये है असल चीज़, असल एतकाफ़ ये है कि आपका पूरा जहन जो है अल्लाह की तरफ चला जाए, ताकि फिर आपका दिल, फिर आपका वजूद, आपकी रूह
पूरा कुल जो है इंसान जिस्मानी एतकाफ जरिया है और मतमय नजर वो ज़हनी एतकाफ की ज़हनी एतकाफ है। सर हमारे पास कॉल भी है, कॉलर से करते हैं बात। मोहम्मद नासिर हमारे साथ मौजूद है कराची से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मुझे ज़कात का एक मसला मालूम करना है। ठीक है, बताइए। ज़कात जो है, जैसे मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मेरे पास मशीनरी है वगैरह और कपड़े वगैरह आते हैं, तो ज़कात क्या उन पैसों पर भी निकलेगा जो मेरे पास मशीन है या कपड़े हैं, या मेरे पास उन पैसों पे निकलेगा जो मेरे पास जमा रकम बैंक पे रखा है? ठीक, नासिर साहब लाइन पे रहिएगा। कोई सवाल करना चाहेंगे? पूछना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। अभी आपका जवाब मिल जाता है। जी सर। देखिए, इसमें दो मसले हैं। एक तो जो रकम इनके पास हौलाने हौल पूरा 1 साल पड़ी रही है उस पर ज़कात है। माल नामी जो चीज़ बढ़ने वाला चीज़, जैसे कपड़ा है, इनके पास उसके प्राइस इंक्रीज होते रहते हैं। 1 साल जो कपड़ा या कोई मशीनरी ऐसी पड़ी रही जिसको ये बेचते हैं, उसमें जो पैसे इनके निकलते हैं 1 साल के, उसमें से ज़कात दे दें तो इंशाल्लाह ये मसला इनका हल हो जाएगा। माल नामी जो बढ़ने वाली चीज़ होती है उसमें भी ज़कात होती है। जो चीज़ नहीं बढ़ती, जैसे कार है, घर है, इस पर ज़कात नहीं है। या वो मशीनें जो ये बेचते नहीं है, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी ज़कात नहीं है। उस पर ज़कात नहीं है। अगर बेचने वाली है, ठीक है ना, तो फिर जिससे नफा आ रहा है, जी, उसमें जिससे नफा आ रहा है, ठीक है। रहमानी साहब, इस पे हम चाहेंगे एतकाफ़ के बारे में मजीद आपसे जाने कि जो हमारे यंगस्टर्स बड़े शौक से जाते हैं एतकाफ़ में बैठने के लिए, लेकिन इबादत कम करें और उसके साथ मोबाइल का इस्तेमाल करें, या इबादत भी रखें और मोबाइल का इस्तेमाल भी करें, तो सबसे पहले तो ये बताइए किस हद तक होना चाहिए? देखिए, एक बात तो ये है कि मोबाइल मुतलक़न हराम तो नहीं है, सही, मुतलक़न जो है मुबाह है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसमें सिम जो है ना वो नमाज की और तस्बीह की हो। सही। मोबाइल सिर्फ राब्ते के लिए रख दें। नहीं, यहाँ वाला मोबाइल हो ना, ठीक, यहाँ वाला मोबाइल हो और वहाँ से कनेक्शन हो। जब आप खालिक के पास आएँ तो मखलूक से राब्ता तोड़ कर आएँ। सही। आपका जहन, आपका क़ल्ब सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद में हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ना ऐसा है जैसे आपने पाकिस्तान का अजीम गौरी मिसाइल मक्खी के मारने के लिए चला दिया। यानी और भी बहुत कुछ है कुरान में, और कुछ नहीं, गौरी मिसाइल एक मक्खी को मारने के चला दिया। आप इस चीज़ को समझें कि सिर्फ सवाब की नियत से। कुरान मजीद ज़ालिक किताबुल ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये वो किताब है जिसको शऊर की हालत में पढ़ना है, जिसको अक़ल के साथ पढ़ना है, जिसको तफक्कुर के साथ पढ़ना है, तदब्बुर के साथ पढ़ना है। तो दुनिया के तमाम आपके मसाइल कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ने से हल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे घर का मसला है, एक घर के अंदर ख़वातीन बहुत ज़्यादा होती हैं, जेठानी, देवरानी, नंदे, बहू, सास, सब एक दूसरे की जासूसी में लगी होती हैं। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़ ज़न्नी। घर के अंदर ये आयत पड़ी गई बावाज़े बुलंद, तर्जुमा है ए ईमान वालो, किसी के बारे में बदगुमानी से डरो, अल्लाह का हुक्म है वरना अल्लाह तुमसे नाराज़ होगा। तजस्सुसू ना, किसी की जासूसी ना करो वरना तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़िलाफ़ काम करोगे। यह आयत हर एक खातून की कान में पड़ी कि मुझसे अल्लाह नाराज़ होगा कि मैं किसी के बारे में बदगुमानी करूँ। अब यहाँ घर मस्जिद के अंदर एक शख्स बैठा है, उसके दिल में भी ये है कि मैं अगर पड़ोसी की बदगुमानी करूँगा। कुरान की आयत है कि सूद ना खाओ, कुरान की आयत है कि सू कत्ल ना करो, कुरान की आयत है कि मोहब्बत बांटो। अल्लाह ताला ज़ालिम से मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह ताला मुहसिनीन से मोहब्बत फरमाता है, जो लोगों के साथ हुस्न सुलूक से पेश। इस तरह की आयत जब आप पढ़ेंगे तो ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा, अल्लाह दिल की हालत बदलना शुरू होगी। आए तो थे आप जो हैं वो गुनाहगार होकर, मगर जब 10 दिन के बाद जा रहे हैं तो अल्लाह के नेक बंदे बनकर, जन्नती बनकर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे उम्मती बनकर। आपका किरदार इस 10 दिनों में ऐसा हो जवाद भाई कि जब आप मस्जिद से निकलें और आपके बोलने के अंदाज से, आपके देखने के अंदाज से, आपके चलने के अंदाज से जो लोगों को राहत मिले, तो एक गैर मुस्लिम ये कह सके कि मोहम्मद ही ऐसा है तो ख़ुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं, उनसे भी करते हैं बात। याहिया कराची से। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है, आप हमें दोबारा कॉल कर सकती हैं। रिजवी साहब आपकी तरफ आएंगे। सर, एतकाफ़ की कोई ख़ास दुआ है या कोई इंसान जो पहली बार एतकाफ़ में बैठ रहा हो उनको किस किस चीज़ों का ख्याल रखना? एतकाफ़ की भी कोई मखसूस इबादत हैं? नहीं, मखसूस नहीं है। आप यानी नमाज नवाफिल जो हैं वो पढ़ें, नमाज हाजत पढ़ें, तस्बीहात पढ़ें, तिलावतें करें, दर्स कुरान अगर कोई आपके पास रिकॉर्ड है तो वो सुन सकते हैं। यहाँ तक पहले मोबाइल की बात हो रही थी ना, मोबाइल को इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन हस्ब सिर्फ वक्त ज़रूरत। जैसे आप घर की खैर मालूम करना चाहते हैं, कोई ख़ास अहम
ये क्योंकि बातें पे अगर आपने बातें शुरू कर दी तो तवज्जुहात आपकी मबजूल हो गई, खत्म हो गई, बात तो खत्म हो, फिर वो जिस्मानी एतकाफ़ रह गया, ज़हनी एतकाफ़ खत्म हो गया। तो इसलिए उसमें आस्ते आदमी तवज्जुहात जो है अपनी हर कोशिश ये करे कि अल्लाह की तरफ तवज्जो हो। और क्योंकि तिलावत कुरान जो है या नमाज, जो नमाज ऐसा है जैसे अल्लाह से बात कर रहे हैं, तिलावत ऐसी है जैसे अल्लाह आपसे बात कर रहा है, ताल्लुक़ कायम हो गया। ये चीज़ों को अहमियत सबसे ज़्यादा हासिल है। तस्बीह अल्लाह का कुरान। सर इसमें एक बार ये क़ज़ाए उम्री अदा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप एतकाफ़ में बैठे हैं, आप पर जो नमाजें वाजिब फ़र्ज़ हैं जो आप भूल चुके हैं, जो आपने पढ़ी नहीं है, आप वो अदा करें। तरजीह सबसे पहली तरजीह क़ज़ाए उम्री, बाद में नफिल आएगा। अल्लाह आपसे नफिल के बारे में नहीं पूछेगा जब आदमी आपसे पूछेगा क़ज़ाए उम्री के बारे में। पहले तो फ़राइज़ का ही सवाल, पहले फ़राइज़ के बारे में सवाल है, आपको फ़राइज़ अदा करने। हदीस है कि आबदुन्नास मन अक़ाम अलल फ़राइज़, सबसे बड़ा आबिद वो इंसान है जो फ़राइज़ को अदा करे। अल्लाह अकबर। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह रिज़वी साहब, रहमानी साहब, बहुत ही अच्छी बात कि देखिए ना एतकाफ़ में आप जा रहे हैं, अब नफली इबादात से बेहतर अब उलमाए कराम बता रहे हैं हमें कि अपनी जो आपकी कर्ज इबादात हैं, फ़र्ज़ कर्ज, उनकी अदायगी कीजिए। एक तो फ़र्ज़ और वो भी कर्ज हो गया आपके, उसकी अदायगी पर तवज्जो। बिल्कुल, उसकी अदायगी जो है वो सबसे पहले करनी चाहिए जितने भी लोग एतकाफ़ में बैठने वाले हैं। और उन लोगों के लिए दुआ है कि ज़हनी और जिस्मानी दोनों ही एतकाफ़ वो कर पाएँ बहुत ही सक्सेसफुली। आज के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी 6 से लेकर 8 बजे तक कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।